आगे है केंद्रक। न्यूक्लियस, केंद्रक, जो दो और झिल्लीबद्ध कोशिकांग हैं, ये हमारे पास बचा था। बात कर लेते हैं इसकी। इसको किसने खोजा था, डिस्कवर किसने किया था इसको, केंद्रक को? पता है क्या? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने इसे डिस्कवर किया था, खोजा था। ठीक है। होता क्या है? हम्म, होता क्या है कि अधिकतर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, मतलब एक कोशिका में एक केंद्रक होता है। अपवाद है, या तो केंद्रक होगा नहीं या फिर एक से अधिक होगा, है ना? हम उसकी बात कर सकते हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि केंद्रक अनुपस्थित किस किस में है। न्यूक्लियस एब्सेंट या केंद्रक अनुपस्थित किस किस में है। फिर हम इधर बात करेंगे एक से अधिक, एक से अधिक, मोर देन वन न्यूक्लियस किस किस में प्रेजेंट है। एक से अधिक केंद्रक उपस्थित। ठीक है, तो घटना क्या हो जाती है, बहु केंद्रित हो जाती है। अगर हम बात करें कि किस किस में अनुपस्थित है, तो आपको पता ही है। एक तो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी, और दूसरा है पादपों की, ट्यूब बोलते हैं, चालनी नलिकाएं। ठीक है, समन जो बंडल है उनका भाग होती है, तो पादपों की ट्यूब या चालनी नलिकाओं में हमें केंद्रक देखने को नहीं मिलता, केंद्रक नहीं पाया जाता सर। ठीक है, अब बात करें एक से अधिक केंद्रक किसके में हो, किस किस में होगा। तो एक एग्जांपल है हमारे पास पैरामीशियम। कहाँ देखा था हमने पैरामीशियम का? पैरामीशियम को देखा था कहीं? देखा था सर, लेकिन पता नहीं कहाँ देखा। कैरिस, पैरामीशियम एस्केरिस, और हमारी जो कंकाल पेशियां हैं। एस्केरिस तो क्या है? एस्केरिस कवक में देखा था। कंकाल पेशी की कोशिकाओं में, सेल्स में हमें एक से अधिक केंद्रक देखने को मिलते हैं। तो खोजा किसके साथ किया, किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा। और लगभग अधिकतर एक कोशिका में, सिंगल सेल में एक केंद्रक, सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलता है। हम एक्सेप्शन, अपवाद की बात कर रहे हैं। केंद्रक या तो है नहीं, और है तो दो से अधिक है। नोट करो इसको फटाफट।
और तेरी तो केंद्रक का काम तो बहुत बढ़िया। हर एक कोशिका में केंद्रक, अब केंद्रक में जो डीएनए होता है उसकी लेंथ होती है 2.2 मीटर। और बेचारे केंद्रक की अगर हम साइज की बात करें, इसकी साइज की बात करें तो 10⁻⁻6 मीटर ये इसकी साइज है। ठीक है, डीएनए है 2.2 मीटर। अब इतना लंबा और इतनी छोटे से केंद्र कैसे? तो अंदर जो क्रोमोसोम है उसके अंदर नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। तो डीएनए को उसके ऊपर क्या किया जाता है? लपेट लिया जाता है। तो ये अंदर क्या रखता है? अपना आनुवांशिक पदार्थ रखता है हमारा डीएनए। डीएनए के वे भाग जो एंजाइम या प्रोटीन बनाने में सक्षम है वो जीन कहलाते हैं, जिन्हें मेंडल अंकल ने फैक्टर कारक कहा था। गुणसूत्र केंद्रक में होते हैं 46, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति का आधार बनते हैं। केंद्रक तो हमारे लिए बहुत काम का है। काम हो गया नहीं? हो गया ये? एक सेकंड, ठीक, एक सेकंड हो गया वैसे। ठीक है, अरे इसको कहीं से काटना पड़ेगा। तो और झिल्लीबद्ध कोशिकांग केंद्र, पहली बात तो वो ये लिखना चाहिए था कि चलो यहीं लिख देंगे इस पॉइंट को। ये क्या है? बाह्य केंद्रक झिल्ली। ये क्या है? बोलो तो सही। ज्यादा खा के आ गई क्या? बोल ही नहीं रही है। और पीछे वाले खा के नहीं आए तो वो वैसे नहीं बोल रहे। अब क्या करे, कहा जाए बताओ भगवान। वही तो कह रहा हूँ। ये बाह्य केंद्रक झिल्ली और आंतरिक केंद्रक झिल्ली, इसके बीच के इस अवकाश को, इस जगह को बोला जाता है परिकेंद्र की अवकाश। परिकेंद्र की अवकाश कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो आपके यहाँ बिल्कुल साफ साफ लिख रखा है कि 10 से 50 नैनोमीटर एनसीईआरटी ने बता रखा है। तो ये यहाँ पे लेंथ की बात कर लें, लंबाई चौड़ाई कितने का? 10 से 50 नैनोमीटर। कौन? परिकेंद्र की अवकाश। बाह्य केंद्रक झिल्ली आंतरिक केंद्रक झिल्ली के बीच का जो स्थान है, जगह है, वो क्या कहला रहा है? परिकेंद्र की अवकाश। और इसका आकार बता रखा है, लेंथ बता रखी है 10 से 50 नैनोमीटर। आ गई बात समझ में? बोलो। ये आपको दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं केंद्रक छिद्र, न्यूक्लियस पोर, केंद्रक छिद्र। ये जो केंद्रक छिद्र है ये इन दोनों झिल्लियों के संलग्न से बनता है। केंद्रक छिद्र जो है वो केंद्रक की दोनों झिल्लियों के संलग्न से, केंद्रक एक
दोनों झिल्लियों के संलग्न मिलना जुड़ना बनता। ठीक है, काम क्या है केंद्रक छिद्र का? तो काम ये है कि आरएनए और प्रोटीन ये दोनों दिशाओं में आना जाना। क्या हुआ? आरएनए प्रोटीन कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में, कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में आरएनए प्रोटीन जा रहा है, केंद्रक द्रव्य से कोशिका द्रव्य में आरएनए प्रोटीन आ रहा है। समझ रहे हो क्या? ये काम हो गया किसका? केंद्रक छिद्र का। आरएनए प्रोटीन कोशिका द्रव्य से जा रहा है बाहर और केंद्रक द्रव्य से। परिकेंद्रिक अवकाश कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये जो बीच वाला है ना, इसमें कुछ लिक्विड भी होगा भाई, होगा ना? इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य, ठीक। तो ये परिकेंद्र की अवकाश क्या करता है? केंद्रक द्रव्य और ये बाहर जो कोशिका द्रव्य है इसके बीच में अवरोध का काम करता है। आ रही बात समझ में? अलग अलग रखता है केंद्रक द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को, क्या करता है? अलग अलग रखता है। ये है केंद्रक द्रव्य व कोशिका द्रव्य में अवरोधक होता है। ठीक है, हाँ हमारा दिन कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक, वो अरे कोशिका है, ये कोशिका है, ये कोशिका में केंद्रक है, ठीक है, और ये क्या है? कोशिका द्रव्य। तो इन दोनों को, ये दोनों ही जीव द्रव्य हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्लियर। समझ में आ गया? केंद्रक छिद्र में आरएनए प्रोटीन बाहर जा रहे हैं, परिकेंद्रीय अवकाश हो गया, बाह्य केंद्रीय, चलो केंद्रक द्रव्य हो गया। अब इसके अंदर ऐसे धागे नुमा, इसके अंदर ऐसे धागे नुमा रचना पड़ी रहती है, जिसे क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था, ध्यान रखना। या इन्हें की खोजा किसके द्वारा गया था? फ्लेमिंग के द्वारा। इन्हें फ्लेमिंग ने अभिरंजित अभिरंजित करके खोजा, या बताया। तो क्रोमेटिन नाम इसने दिया, फ्लेमिंग ने नाम दिया। ठीक है ना? जो धागेनुमा संरचना पड़ी है केंद्र के अंदर, इसे क्रोमेटिन कहा किसने? फ्लेमिंग ने। उसने इसको क्या किया था? स्टेन किया था, अभिरंजित किया था। क्लियर? आपके देवी रखा ना? हाँ देवी रखा, ये हो गया। इसके अलावा फिर एनसीईआरटी कह रही है कि इसके अंदर ऐसे गोलाकार संरचनाएं देखने को मिलती है, दो या दो से अधिक होती है। इन संरचनाओं को बोलते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? इन्हें बोला गया है केंद्रिका। क्या बोला गया है? कहां पे है केंद्रिका? केंद्रक द्रव्य में है। कहां पे है केंद्रिका?
केंद्रक द्रव्य में है। समझ पा रहे हो मेरी बात? ठीक, ये जो केंद्रिका है, ये केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है। आरएनए का संश्लेषण करती है, जिससे क्या बनते हैं? आरएनए क्या बनते हैं? राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम बनते हैं। तो मैं केंद्रिका को राइबोसोम की फैक्ट्री कह सकता हूँ, और राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कह सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो केंद्रिका फाइनली क्या बन रहे हैं? राइबोसोम बन रहे हैं। ठीक, जिससे आगे जाके क्या बनेंगे? प्रोटीन बनेंगे। तो केंद्रिका आरएनए का संश्लेषण करती है, और आरएनए आगे क्या करता है? राइबोसोम का निर्माण करता है। ठीक है, इसलिए सक्रिय राइबोसोम आरएनए संश्लेषण यहाँ पे इसको बोला गया है। और जो कोशिकाएं आरएनए का संश्लेषण या राइबोसोम संश्लेषण स्थल होते हैं, उनमें बहुत बड़े बड़े क्या मिलते हैं? केंद्रिकाएं मिलती है। सीधी सी बात है। ऐसी कोशिकाएं जो आरएनए का संश्लेषण कर रही है, राइबोसोम का संश्लेषण कर रही है, और किसके द्वारा हो रहा है? वो केंद्रिका के द्वारा। तो उनमें बड़े बड़े क्या मिलेंगे? बड़ी बड़ी केंद्रिकाएं मिलेंगी। समझ में आ रही मेरी बात? ऐसी कोशिकाएं जो आरएनए का संश्लेषण करती है, राइबोसोम का संश्लेषण करती है, उनमें बड़ी बड़ी केंद्रिकाएं मिलती है। अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है, बड़े केंद्रिक मिलती है। अधिक प्रोटीन का संश्लेषण अगर कर रही है, अधिक सक्रिय प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली सेल्स में बड़े बड़े केंद्रिका पाए जाते हैं। क्या हुआ? ठीक है, बोलो। इसकी जो बाह्य झिल्ली है, आगे हम पढ़ेंगे, ये बाह्य झिल्ली जो कहाँ सहायक होती है? अंतःपर्दवी जालिका के निर्माण में सहायक होती है। इनसे अटैच होती है, जुड़ी हुई होती है अंतःपर्दवी जालिका। बोलो, क्लियर? तो नोट कर लो इसे। अच्छा, इसमें एक लाइन और लिख सकते हैं, जो केंद्रिका है वो झिल्ली रहित संरचना है। केंद्रिका पे कोई झिल्ली नहीं होती। इधर लिखें ये पॉइंट, इधर लिख देते हैं। केंद्रिका झिल्ली रहित संरचना है।
चलें क्या भाई आगे? हुआ? बचाना चाहिए, पेज बचेगा तो पेड़ बचेंगे। ट्वेंटी फोर 127, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, लेकिन ये बता चेंज क्यों बता रहा है? अरे रुक तो जा, ये 22 पे चला गया। चले आगे। अब देखो, एक है हमारे पास क्रोमेटिन और एक हमारे पास है क्रोमोसोम। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। इनमें क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्रोमेटिन एंड क्रोमोसोम? तो आज के बाद बोलना, जोर से बोलना, इनमें कोई अंतर नहीं है। क्या कहोगे? इनमें कोई अंतर नहीं है। क्रोमेटिन क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्रोमेटिन। शक्तिमान ही गंगाधर है और गंगाधर ही शक्तिमान है। बस समझने की बात क्या है, ये जो है वो जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे सेल डिवीजन वाला, वहां हमें पता चलेगा कि जो क्रोमेटिन है यह है इंटरफेज अवस्था, यानी अंतरावस्था। अंतरावस्था में ये क्रोमेटिन कहलाते हैं, जो हमारी कोशिका विभाजन की तैयारी की अवस्था होती है। ठीक है। और जब वास्तविक प्रावस्था कोशिका विभाजन, जिसे कहते हैं एम प्रावस्था, एम प्रावस्था, एम प्रावस्था में हम इन्हें क्रोमेटिन को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। आ रही क्या बात समझ में? कहीं कहीं पकड़ पा रहे हो बात को? क्रोमेटिन क्रोमोसोम एक ही चीज है, इनका जो रासायनिक संगठन है वो एक ही होता है। इन दोनों का रासायनिक संगठन एक ही है। फाइनली बात तो ये है काम की, इन दोनों का
रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन एक ही होता है। क्या क्या होता है रासायनिक संगठन में? हिस्टोन प्रोटीन प्लस गैर हिस्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए प्लस आरएनए। ठीक है, ये इसका क्या है? रासायनिक संगठन है। दोनों में होता है, क्रोमेटिन भी इनसे बना हुआ है, क्रोमोसोम भी इनसे बना हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्रोमेटिन भी आप इन चारों से मिलकर बना हुआ है, क्रोमोसोम भी इन चारों से मिलकर बना हुआ है। लेकिन जब कोशिका विभाजन से पहले की जो तैयारी की अवस्था है, अंतरावस्था या इंटरफेज स्टेज, उसमें इन्हें हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और जब वास्तविक हम कोशिका विभाजन में एंटर कर लेते हैं, जो एम प्रावस्था है, उसमें इन्हें हम क्रोमोसोम गुणसूत्र कहते हैं। इनका रासायनिक संगठन कैसा है? समान है, एक जैसा है। किन किन से बना हुआ है? इन चीजों से बना हुआ है। नोट करें फटाफट। Ele बहुत का फैसला होता है। यानी कि मैनेजमेंट बात तेरे टच एक वाला और क्या एक नहीं वो आपको वो बस इन के चले आगे। अब हम थोड़ा और इन भाई साहब के बारे में बता रखा है, इनकी बात कर लेते हैं। गुणसूत्र, क्रोमोसोम। हाँ, हमने पढ़ा है गुणसूत्र लिंग और अलिंग दो प्रकार के होते हैं। पढ़ा चुका हूं आपको। लिंग गुणसूत्र और अलिंग गुणसूत्र टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं ना? बोलो भाई, अगर मानव की बात करें, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, जिसमें एक्स वाई या एक्स एक्स प्लस 44 प्लस 44। एक इसमें है, एक इसमें है। ठीक है, इसमें से इसमें से जो ये एक्स वाई है, इन्हें कहते हैं, या जो एक्स एक्स है, इन्हें कहते हैं लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। जो 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 लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं।
ठीक है, एक्स इधर एक्स आया, इधर से एक्स आया, तो मादा इधर से वाई, इधर से एक्स आया, तो अरे तेरी तो बायोलॉजी का चीज हरण कर दिया इसने यार। तो फिर गलत हो गया था ना, बस अब गलत नहीं होना चाहिए। टेंथ में गलत करने के बाद भी फिर भी गलत बता रही है, तो फिर मूर्ख है। जब सेक्स इंटरकोर्स होता है, संभोग क्रिया होती है, तो निषेचन के समय अगर जो पुरुष है वो एक्स दे रहा है, ये तो वैसे न्यूट्रल है, फीमेल तो न्यूट्रल होती है, उदासीन होती है, कभी भी संभोग क्रिया होगी तो एक्स एक्स ही आएगा, इधर से कभी एक्स कभी वाई, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये लिंग गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, जो लिंग का निर्धारण करते हैं, समझ रहे हो। और ये वाले जो है आपके पास 44, हाँ, ये होते हैं अलिंग गुणसूत्र, जो क्या करते हैं, शरीर रचना में भाग लेते हैं, शरीर रचना या शरीर संरचना निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, कैसा होगा, एक और ये डिस्क के आकार की प्रोटीन, काइनेटोकोर, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है सेंट्रोमियर। क्या होता है, सेंट्रोमियर। ठीक, ये डिस्क आकार की प्रोटीन है, सेंट्रोमियर। ये स्थान, पोजीशन, स्थल है। ठीक है, हम कह सकते हैं स्थल है जो परिवर्तित होते रहते हैं, परिवर्तित, चेंज होते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सेंट्रोमियर गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण करते हैं, गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण करते हैं, और डिस्क आकार की प्रोटीन, काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर स्थल जो परिवर्तित होते रहते हैं, गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण करते हैं, और ये प्रत्येक गुणसूत्र में पाए जाते हैं, प्रत्येक गुणसूत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कितने गुणसूत्र हैं? हम्म हम्म ये जो आपको दिख रहा है डायग्राम, इसमें कितने गुणसूत्र है? 2। ठीक है, अब मैं अगर कहूं आपको कितने गुणसूत्र है, बोलो, बताओ। अभी आपने उसको 2 बोला, तो ये कितने हो गए? They know like हाँ वही बोल, 2 2 2। तो फिर पहले वाला क्या था? 1। मेरी बात सुनो, ये गुणसूत्र 1 है, ये 1। ठीक है,
ये एक ही गुणसूत्र है, एक ही क्रोमोसोम है। अगर आप में दिमाग होता थोड़ा सा तो आप देखते, मैंने यहाँ लिखा है गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं, सेंट्रोमियर करते हैं। इसमें एक सेंट्रोमियर है और इस पे चाहे आप कितने बना दो, ये सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, भुजा होती है गुणसूत्र की। आ रही है बात समझ में? इसमें तो एक ही है सेंट्रोमियर। ठीक है, तो ध्यान रखना गुणसूत्रों की संख्या का निर्धारण कौन करते हैं, सेंट्रोमियर। अगर एक सेंट्रोमियर तो गुणसूत्र एक, 5 सेंट्रोमियर तो गुणसूत्र 5। इन दोनों को बोलते हैं टू सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, क्या बोला जाता है, टू सिस्टर क्रोमेटिड, भुजा होती है। बनाओ इसको।
8 seconds. हाँ भाई, देखो सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर जो गुणसूत्र है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। किसकी स्थिति के आधार पे? सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पे। किलोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहाँ है? शीर्ष पे है। आकार कैसा है? आई आकार। एक्रोसेंट्रिक में गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर थोड़ा सा नीचे चला गया, आकार कैसा हो गया? जे आकार। मेटासेंट्रिक में जो गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर है बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में होता है, दोनों भुजाएं बराबर होती है, आकार हो गया वी आकार। और सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा सेंटर से ऊपर की ओर खिसक जाता है, सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु, आकार हो गया एल आकार।